हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। एक्सरसाइज 13.3 चल रही है। जैसे कि आपको पता है 13.3 के 8 क्वेश्चंस पिछले पार्ट में है, जिसमें मैंने आराम से बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दिया था। अब हमें करना है 9th क्वेश्चन, जो कि कहता है टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। दो ग्रुप हैं जो कि कंपीट कर रहे हैं। वैसे आपको पता ना हो तो आप जेम्स ऑर्बिट पर हैं। तो दो ग्रुप हैं जो कि कंपीट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। द प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जीते वो रिस्पेक्टिवली दी गई है 0.6 और 0.4। फर्दर साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि अगर पहला ग्रुप जीतेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इट इज 0.7। तो अगर पहला ग्रुप जीते और नया प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में तो वो 0.7 चांस है, प्रोबेबिलिटी है। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के आने की, ये है जीतने की प्रोबेबिलिटी बेटा। अभी बताऊंगा, ये कंडीशनल है, ठीक है। जीते और तब प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकंड ग्रुप। तो यहां पे हमको बताया गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, हमेशा प्राइम इवेंट खोजते हैं। क्या खोजते हैं बेटा? प्राइम इवेंट। यानी ए क्या है? ए है प्रोडक्ट का लॉन्च होना। अब वो अलग बात है कि वो कब लॉन्च होता है, वो किसी ग्रुप 1 के जीतने पर होता है या ग्रुप 2 के जीतने पर होता है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन अभी हमें पता करना है कि प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी कि इंट्रोड्यूस हो कब होगा। मान लेते हैं कि पहला ग्रुप जीत जाए, यानी कि P ऑफ G1 पहला ग्रुप जीत जाए। गिवन कि पहला ग्रुप जीत चुका है, गिवन कि पहला ग्रुप जीत चुका है, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, यानी कि प्रोडक्ट रिलीज होगा। सही बात है। प्लस प्रोबेबिलिटी कि सेकंड ग्रुप जीत जाए, यानी कि G2। प्रोबेबिलिटी कि गिवन G2 जीत चुका है, यानी कि सेकंड वाला ग्रुप आ चुका है, दैट्स श्योर। अब वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? A गिवन G2। यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। दो ही रास्ते, मैंने हमेशा बोला था रास्ते होंगे, रास्ते हैं। दो लोग होंगे, दो रास्ते होंगे। तीन लोग होंगे, तीन रास्ते होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो हमें पता है जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, और जब जीते ये बेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी A गिवन G1, और ये दिया है प्रोबेबिलिटी A गिवन G2। सब लिख लो आप, मैं समझा रहा हूं बड़े ध्यान से। तो जीते और लॉन्च कर दे प्रोडक्ट को, यानी इंट्रोड्यूस कर दे प्रोडक्ट को, तो वो है 0.7। प्लस सेकेंड वाला करे, जीत जाए तो 0.4। सेकेंड वाला जीते और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे तो 0.3। ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है, ये आएगा 0.42। बड़ा सिंपल सिंप्लीफिकेशन है बेटा। ये हो जाएगा 0.54। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए मार्केट में। अब बेस थ्योरम आ जाएगा। वो ये कहता है हमें पता है कि न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ये बताओ कि वो सेकंड ग्रुप से आया होगा, यानी सेकंड ग्रुप जीता होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वो एग्जिस्टेंस है मार्केट में, बताओ कि वो G2 से निकला होगा, यानी ग्रुप 2 सिलेक्ट हुआ होगा। तो ऑब्वियसली ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, पहला वाला पार्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग जाता है यहाँ पे। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगता है। बेस थ्योरम और कुछ नहीं है, बल्कि कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कंबाइंड इफेक्ट है। तो P ये हो जाएगा आपके केस में G2 जीतता हो, गिवन कि G2 जीत चुका हो और प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, अपॉन टोटल कितनी तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता था, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी ही होती है। बेटा अब तक तो बैठ गया होगा मन में एकदम, है ना। G2 जीते तो ये 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 0.54। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/54 आएगा, क्योंकि दोनों के दो डेसिमल है, कैंसिल हो जाएंगे। 6 2 12 और 6 9 54। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं करता हूं, बिकॉज आई बिलीव कि वीडियो में रिप्ले का बटन होता है वापस इसका, है ना। वापस जाइए, वहां पे क्लिक करिए पीछे वाले पार्ट में और फिर से देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। तो एक गर्ल है और वो एक डाई फेंकती है, जो कि आप लूडो खेलते समय यूज करते हो। इफ शी गेट्स अ 5 और 6, तो अगर 5 या 6 आएगा तो वो एक कॉइन को 3 बार उछालेगी, 3 टाइम्स उछालेगी कॉइन को। ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन 1 2 3 4 आएगा, अच्छा फिर वो कॉइन को 3 टाइम उछालेगी और हेड्स नोट करेगी, वो कर लेंगे, अभी उतना वो फाइट नहीं है। 3 बार कॉइन का उछलना इज अ इवेंट, इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट है, उसमें नंबर ऑफ हेड को काउंट करना।
एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को उछालना, इवेंट है, उसके अंदर हेड्स को काउंट करना, ठीक है, कर लेंगे। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर 1 2 या 3, 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो फिर वो कॉइन को एक बार टॉस करती है, वंस, ओके, 1 2 3 4 में एक बार करती है, ठीक है, एक बार उसको कॉइन को टॉस करती है। अगर ऐसा होता है तब वो हेड और टेल को नोट करती है, ऑब्वियसली कुछ नोट करना उसे। अगर इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने 1 2 3 4 से आया होगा। पहले तो हेड कितनी तरीके से आ सकता है, यही बात है। फिर वो 2 रास्ते से आ सकता है, 2 रास्ते समझे, एक रास्ता है बेटा 1 2 3 4, फिर है 5, फिर 6, तो 1 2 3 4 वाला बेटा एक रास्ता है जाने का, 5 6 वाला एक रास्ता है। जब भी 1 2 3 4 आएगा तो हर केस में सिर्फ एक बार कॉइन उछलेगा, यानी हर केस में इधर हेड होगा या तो टेल होगा। यानी कि यहां पे जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे वो 1 H 1 T 2 H 2 T 3 H 3 T 4 H और 4 T टाइप के होंगे, यही होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। समझ गए बात को? जो इवेंट 1 पे एग्जिस्ट करेंगे यानी E1 पे लेंगे, जबकि E2 होगा जब 5 और 6 आए तब 3 बार उछलेगा। और आपको पता है मैंने शॉर्टकट 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड, सॉरी 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये होते हैं 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन 3 सिक्के के उछलने के, और आपको वो लिखे जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि जब 5 या 6 आएगा तो ये पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो 5 के साथ 3 हेड आ सकते हैं, इसी तरीके से ये पूरा पेयर आ सकता है, 6 के साथ भी सेम सिचुएशन होगी। ये मुझे बस समझाना था, जो मैंने समझा दिया। अब सुनिए बात को, इवेंट E1 और इवेंट 2, इवेंट E1 के 4 चॉइसेस हैं होने में, टोटल 6 में से, यानी अगर इन 6 में से कोई भी 4 में से एग्जिस्ट करेगा तो इवेंट E1 एग्जिस्ट कर जाएगा। इवेंट E1 क्या कहता है? सिक्के का एक बार उछलना। E1 कहता है कॉइन टॉस्ड वंस, नहीं ये नहीं होगा, एक्चुअली ये होगा गेटिंग 1 2 3, गेटिंग 1 2 3 और 4, ठीक है, क्योंकि वो बोला एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 3 4 हुआ हो, तो वो हमारा इवेंट E1 होगा, वो रास्ता है 1 2 3 4 होना। E2 क्या कह रहा है? E2 कह रहा है गेटिंग 5 और 6, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, मेन एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? मेन एक्सपेरिमेंट था लूडो डाइस का थ्रो होना। अब सुनिए, E1 E2 प्राइम इवेंट क्या है? प्राइम इवेंट है हेड का आना, कितना? एग्जैक्टली 1 हेड, सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड का आना, वो है हमारा प्राइम इवेंट, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब सुनिए, आराम से सुनिए इस बात को, मैं इसको सुकून से समझाना चाहता हूं, हड़बड़ाइएगा नहीं। पहली बात, प्रोबेबिलिटी कि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड मिले, ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कि मेरा 1 2 या 3 4 आ जाए डाइस फेंकने पर, मतलब वो लड़की फेंक रही है, लेट्स अज्यूम कुछ भी है, मुझे आदत है बोलने की बस, तो प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्ट 1 2 या 3 या 4 आ जाए, गिवन कि 1 2 3 4 आया है और एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, सही है। दूसरा क्या तरीका है? प्रोबेबिलिटी या तो 5 6 आया हो, यानी इवेंट E2 एग्जिस्ट किया हो, प्रोबेबिलिटी गिवन कि E2 एग्जिस्ट किया हो, E2 एग्जिस्ट किया हो और A आ जाए, यानी कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, यही 2 रास्ते हैं। अच्छा, इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन होने की 6 में से 4 है, तो 4/6। इवेंट E1 एग्जिस्ट करे, इवन नहीं E1 एग्जिस्ट करे तो 4 में से कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 में से हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 में से, ठीक है। गिवन कि ये हो चुका है और तब हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड आए, तो एग्जैक्टली 1 हेड आए, टोटल 8 में से 4 केसेस में एग्जैक्टली 1 हेड आता है, ध्यान से देखिए, और टोटल 8 है, 8 में से 4 में आता है, तो 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी की 5 या 6 आ जाए, विच इज 2/6, बिकॉज 2 फेवरेबल है और 6 टोटल है। प्रोबेबिलिटी की 5 या 6 आ चुके हैं और तब एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, देखिए सुनिए इस बात को, तब एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, 5 या 6 आने पर एग्जैक्टली 8 हेड आ जाए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में से क्या था, देखिए
हेड टेल हेड यहां पे रखता हूं मैं इसको। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 3 है 8 में से, आप इसे कह सकते हो 6 है 16 में से, फर्क है क्या पड़ेगा? ठीक है, 6/16, 3/8 ही है वो, क्योंकि दोनों में आपको काउंट करना पड़ेगा ना। तो टोटल 5 या 6 आने पर कितने टोटल आते हैं फेवरेबल? 6 आउट ऑफ 16, आउट ऑफ 16, क्योंकि 5 आने पे भी 3 सिक्के उछलते हैं तो 8 आउटकम होते हैं, 6 आने पे भी 3 सिक्के उछलते हैं तो 8 आउटकम होते हैं, टोटल हो गए 16 आउटकम्स। 16 आउटकम्स में मेरे तीन तीन इंडिविजुअल फेवरेबल हैं, तीनों में, दोनों में सॉरी, तो टोटल हो गया 6 फेवरेबल। ठीक है, अब तो बेटा अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये 1/2 हो जाएगा और 2 और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1/3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 16/48 है ना, हाँ 1/3, ये हो जाएगा 12/64, तो 12/64, 3/16, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3/8 होगा। आई एम सो सॉरी बेटा, ना सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, जल्दी में रुकिए। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सीधे सीधे 1/8 होगा, तो ये हो जाएगा 11/24। दैट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट ए टू एग्जिस्ट। सही है। अच्छा, ये तो हो गया कि एग्जैक्टली एक हेड आता है। वो कह रहा है कि ठीक है, एग्जैक्टली एक हेड आ चुका है उसके पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तब 1 2 3 4 में से निकला हो? बस, तो इवेंट इवन की बात हो रही है। वो कह रहा है हेड आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन से निकला हो? अरे भाई, अभी भी सिखा चुका हूं, इसको सीखने के लिए पार्ट 1 में लौट जाइए। तो प्रोबेबिलिटी इवन, प्रोबेबिलिटी गिवन इवन एग्जिस्ट किया था और एग्जैक्टली एक हेड आया अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज नथिंग बट इवन, कितना था बेटा? 4/6 इंटू 4/8 अपॉन 11/24। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये होता है 1/3, क्योंकि 16/48 हो जाता है, अपॉन 11/24, 3 1 जा 3 8 जा, आंसर आता है 8/11। बस कुछ मैंने बेवकूफ़ी वाली गलती ना करी हूँ, वरना सब सही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ध्यान देने पड़ते हैं, चीज़ें मिस हो जाती हैं, इस पे ऐसे बोलना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ फेस आ रहा है उसको भी याद रखना है जो यहाँ नहीं दिखता। ठीक है, फिर भी तो आप समझ गए आप। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स, 3 मशीन ऑपरेटर हैं ए, बी और सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव 1% है। बी कितना परसेंट डिफेक्टिव देता है? 7%। सी प्रो से नहीं, वेयर अदर टू ऑपरेटर्स बी प्रोड्यूसेस 5% है। अच्छा, बी 5% है एंड सी प्रोड्यूसेस 7% डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, तो टाइम कितना समय के लिए है? 50%। बी कितने के लिए है? 30%। सी कितने के लिए है? 20%। एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ने प्रोड्यूस किया होगा? ये ए दूसरा है बेटा, ये ए एक आर्टिकल वाला ए है, और ये ए जो है, ये ए जो है, ये इस मैन्युफैक्चरर का मशीन ऑपरेटर का ए है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस ए को मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको समझिए, ये हमने किया है वैसे पहले क्वेश्चन। भाई 3 तरीके से डिफेक्टिव पार्ट आ सकते हैं, या तो ए से आ जाए, या तो बी से आ जाए, या तो सी से आ जाए। उस समय मशीन हुआ करती थी, अब की बार मशीन ऑपरेटर है। कितने समय के लिए वो काम करता है उसी के हिसाब से आएगा। अगर एक मशीन पर ए बंदा काम करके गया 50% टाइम, यानी 1 घंटे में आधा घंटा वही निपटा रहा था, उसी आधे घंटे में कोई प्रोड्यूस हुआ हो डिफेक्टिव और वो मेरे हाथ में आ जाए। या फिर बी जब 30% टाइम के लिए काम कर रहा हो बचे हुए, यानी 30 मिनट के 30 मिनट के 30% टाइम के लिए, तो उस समय हमारे पास क्या हो जाए, एक डिफेक्टिव पार्ट आ जाए, उसकी तरफ से किया गया गलती से। या फिर सी जो लास्ट के 20% टाइम के लिए काम कर रहा हो तब आ जाए। कुल मिला के 3 रास्ते हैं, इधर ए, बी और सी, और अंत में मेन रिजल्ट क्या आता है? डिफेक्टिव पार्ट आ जाता है। तो प्राइम इवेंट क्या है? डिफेक्टिव आर्टिकल, सो डी बोल देते हैं, डिफेक्टिव आर्टिकल के लिए डी बोल देते हैं, गेटिंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल, गेटिंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल और डिफेक्टिव आइटम, कुछ भी बुलाइए इसको। ये तो हो गया डिफेक्टिव आइटम। तो हमें पता है ये क्या होगा। 3 रास्ते हैं बेटा। पहला कि हम इवन से जाएं, इवन यानी हम ए मशीन ऑपरेटर के पास जाएं, मशीन ऑपरेटर ए के पास जाएं। गिवन की मशीन ऑपरेटर ए काम कर रहा था और उसने डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर दिया,
यानी ए काम कर रहा है, गिवन ए काम कर रहा है, डिफेक्टिव आ गया। या फिर इस समय ऑपरेटर बी काम कर रहा है, उसके कितने चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी की वो जब काम कर रहा हो तब डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ हो, कंडीशनल है। प्लस प्रोबेबिलिटी कि सी काम कर रहा हो, ऑपरेटर प्रोबेबिलिटी जब सी काम कर रहा हो और डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए, प्रोबेबिलिटी की ए काम कर रहा हो 50% है, वो काम कर रहा हो और डिफेक्टिव आ जाए तो 1% चांस है इसका। प्लस बी काम कर रहा हो 30% है, बी काम कर रहा हो और डिफेक्टिव आ जाए 5% है, सी काम कर रहा हो सिमिलरली 20% है, सी काम कर रहा हो डिफेक्टिव आ जाए 7% है। बात समझ गए? यानी ये जो है प्रोबेबिलिटी है किसी चीज के होने की, और ये है जब वो काम कर रहा है गिवन और डिफेक्टिव आने की। समझ गए बात को? अब तो खेल खत्म है बेटा, अब तो सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 1/2 होगा, ये 1/200 हो जाएगा, एक जीरो बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर बच पाए तो। ये हो जाएगा 5 3 15/1000, ये हो जाएगा 2 7 14/1000। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 100/2000 कर दे रहा हूँ। नहीं कोई फायदा नहीं है, 10/2000 करके नहीं फायदा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1000, 205 टाइम्स 15, इसीलिए नहीं फायदा था क्योंकि कुछ नहीं होना था, बड़ा एलसीएम बन जाता तब। तो ये हो जाएगा 1520 34/1000। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल। एक डिफेक्टिव आर्टिकल के आने की जो संभावना है वो ये है। वो कह रहा है कि, ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम आ चुका है मेरे हाथ में, ये बताओ कि वो एक जब काम कर रहा था तब हुआ होगा। यानी कि बस गिवन की ए काम कर रहा हो और डिफेक्टिव आ जाए। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गिवन की डिफेक्टिव आर्टिकल आ चुका है हाथ में, ये बताओ कि ए ने काम किया हो। हाँ, तो ये होता है भाई ए ने काम किया होगा और तब वो डिफेक्टिव आर्टिकल प्रोड्यूस करता होगा। अपॉन टोटल कितनी तरीके से डिफेक्टिव आर्टिकल आ सकते हैं, टोटल कितने तरीके से डिफेक्टिव आर्टिकल आ सकते हैं, इसको समझने के लिए वापस से पार्ट 1 पे जाइए। इंट्रोडक्शन में बड़े तमीज से समझाया था बेटा, बड़े तमीज से। तो ये हो जाएगा पी ए, प्रोबेबिलिटी की वो काम कर रहा हो 50% ऑफ टाइम है, जब वो काम करता है और डिफेक्टिव आता है 1% चांस था, मुझे वैल्यू याद हो गई थी, अपॉन डिफेक्टिव है 34/1000। तो बस एक सिंपल सा तरीका बेटा इसे सॉल्व करने का, इससे कैंसिल कर दो, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, बचेगा 5/34। So what is the probability that I have got a defective article or defective item and it has been produced when A was working? It is 5/34. Done, 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 done. बशर्ते मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो बेवकूफ़ी वाली। रिपीट नहीं करता हूं मैं, आपको पता है क्यों, वीडियो को वापस जाके देखिए, फालतू रिपीट क्यों करना। नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ओके, from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn which are found to be both diamonds। तो सबसे पहले इसको समझिए, मेरे पास शुरुआत में 52 कार्ड्स थे। कितने कार्ड्स थे? 52 कार्ड्स थे। उस 52 कार्ड में से हुआ ये कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया। अब एक कार्ड कोई भी हो सकता था, टोटल बचे 51 कार्ड्स। ठीक है, और उस 51 कार्ड में से मैंने 2 डायमंड के कार्ड निकाले हैं, 2 कार्ड निकाले हैं जो डायमंड्स के। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो खोया कार्ड था वो डायमंड है? अरे वो तो बात की बात है, प्राइम इवेंट क्या है? 2 डायमंड कार्ड का आना। प्राइम इवेंट क्या है? 2 डायमंड कार्ड का आना। अब इसे ऐसे समझिए, 51 कार्ड्स हैं और इसमें 2 केसेस हो सकते थे। जब 52 कार्ड्स थे तो एक जो कार्ड जाए वो एक डायमंड कार्ड हो। अगर एक डायमंड कार्ड होता तो कितने कार्ड बचते? 51 कार्ड्स। इसमें कितने डायमंड होते? 12 डायमंड होते। सही बात है। अच्छा, या फिर दूसरा केस ये हो सकता था कि एक जो कार्ड लॉस हो वो नॉन डायमंड कार्ड हो, और तब क्या होता? तब 51 कार्ड्स होते, लेकिन अब डायमंड कितने होते? 13 डायमंड होते। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि मुझे पता है कि 51 कार्ड से 12 डायमंड से, और मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूं और दोनों कार्ड जो है वो डायमंड है। दोनों कार्ड क्या है? डायमंड है। इधर भी सेम सिचुएशन है,
यानी मेरा प्राइम जो इवेंट है ए, इट इज गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स। सही बात है। अब एक बात सोचिए, 2 डायमंड कार्ड आपको मिल सकते हैं 2 तरीके से। प्रोबेबिलिटी की इवेंट एग्जिस्ट करे। इवन कौन सा इवेंट है बेटा? ये वाला इवेंट है। और E2 कौन सा है? ये वाला है। अब E1 कह रहा है कि एक डायमंड कार्ड खोए, गिवन की वो डायमंड कार्ड खो चुका है और अब मैं 2 डायमंड कार्ड निकाल लूं, विच इज माई ए इवेंट। या फिर दूसरा रास्ता क्या है? प्रोबेबिलिटी की E2 एग्जिस्ट करे, सेकेंड इवेंट, यानी कि एक नॉन डायमंड कार्ड खोए और गिवन ऐसा हुआ हो और मैं 2 डायमंड कार्ड पा लूं। अब पहली प्रोबेबिलिटी की डायमंड कार्ड खोए, इसके लिए आपके पास टोटल 13 डायमंड कार्ड है आउट ऑफ 52। सॉर्टेड। मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी की गिवन डायमंड कार्ड ही खोया था और मुझे 2 डायमंड मिल जाए कितने में से? 12 में से। तो 12 C2, ये आपको 11 में सिखाया गया है, 2 चुनने हैं आपको 12 में से। टोटल कितने कार्ड बचे बेटा? 51 में से। तो 51 C2 प्लस सेकेंड है नॉन डायमंड कार्ड खोए। कितने नॉन डायमंड कार्ड है? 52 कार्ड में कितने नॉन डायमंड कार्ड है? 39, क्योंकि 13 डायमंड है। तो 39 बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी की नॉन डायमंड खोया है, अब डायमंड दोनों निकल आए तो 13 डायमंड बचे अभी। तो 13 C2 डिवाइड बाय 51 C2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 12 C2 को होता है 12 × 11 बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये जाएगा 51/50, ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 13 × 12 बाय 51 टाइम्स 50। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, बस और कुछ नहीं। 4 1 4, 4 3 12, ये कर लेते हैं और ये भी कर देते हैं। और यहां बचेगा 33/51 टाइम्स 50 और यहां बचेगा 13 × 9 दैट इज 117 बाय 51 टाइम्स 50। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 7 10 3 4 150, 150/51/50। अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है 3/51 हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/51 हो सकता है, जो कि 1/17 हो सकता है। अच्छा, ये तो काफी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 2 डायमंड आ गए, लेट सपोज आ गए, दोनों डायमंड आ गए। ये बताओ कि उस समय जो खोया था कार्ड वो डायमंड कार्ड खोया था, यानी इवन इवेंट एग्जिस्ट किया था। ठीक है, तो गिवन मेरे हाथ में 2 डायमंड कार्ड आ चुके हैं। बताओ कि शुरुआत में एक डायमंड कार्ड खो गया था, तब 2 डायमंड कार्ड आए हैं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी। ये मैं सिखा चुका हूं पार्ट 1, देखिए बहुत बार सिखा चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो ये हो जाएगा इवन एग्जिस्ट करे था 13/52, 13 डायमंड कार्ड खोए थे, 13 डायमंड कार्ड थे उस शुरुआत में। गिवन की बुक हो गए हो तो आया था हमारे पास, देखिए ये मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूं या तो, ठीक है, टू सेव माई टाइम, जस्ट टू सेव माई टाइम। ये पूरा जब सिंप्लीफाई होता है फर्स्ट टर्म तो आता है 33/51 टाइम्स 50, है ना, यही लिख देता हूं मैं 33/51 टाइम्स 50, इसीलिए कैंसिल करने का फायदा नहीं हो रहा था। और ए क्या आ रहा है, इसको लिख देता हूं 150/51/50। क्यों लिखना बोला, कुछ फायदा ही नहीं है, 51 टाइम्स 50 कैंसिल हो रहा है ना, तो ये वाला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, बस इसको लिख दिया। मैं ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स लगाता रहता हूं। तो 33/50 150 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 50 11/50 आंसर है। तो गिवन की मेरे पास 2 डायमंड कार्ड आ चुके हैं और उस समय एक डायमंड कार्ड खो गया होगा शुरुआत में, वही तभी आए हैं 2 डायमंड कार्ड, वो 11/50 प्रोबेबिलिटी है। रिपीट देख लीजिएगा, वही समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ए स्पीक्स ट्रुथ, ए सच बोलता है, 4/5 है, तो झूठ बोलने की 1/5 होगी। सिंपल सवाल है, सच नहीं बोल रहा तो झूठ बोलेगा, है ना। एक कॉइन को छला जाता है, ए रिपोर्ट करता है, आ लिखा है ए रिपोर्ट, अरे भाई तो अलग ही लेवल पे चलते हैं। ए रिपोर्ट्स डेटा हेड अपीयर्स, ए बोलता है भाई हेड आया। रिपोर्टिंग इज एन इवेंट, ये हमारा प्राइम इवेंट लगता है मुझे। प्रोबेबिलिटी की एक्चुअली हेड आया हो, सही बात है, तो रिपोर्ट करना है। ए कहता है, ए नहीं बोल सकता, मैं इसे इवेंट कुछ बुला लेता हूं, इवेंट एक्स बोलता हूं। एक्स इज रिपोर्टिंग डेट हेड अपीयर्ड,
कि हेड आया है। अब हेड आने के लिए रिपोर्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, जैसे आप करते हो, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। मतलब ठीक है कि सच बोला जा सकता है और झूठ भी बोला जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर ये रिपोर्टिंग सरकारें करती हैं। रिपोर्टिंग दैट हेड अपीयर्ड, रिपोर्ट करना है कि हेड अपीयर हुआ है। हम और आप तो कुछ नहीं करते ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी की ए स्पीक्स ट्रुथ और हेड अपीयर, तो देखिए हेड आए रिपोर्टिंग करना, प्रोबेबिलिटी की हेड अपीयर्ड रिपोर्ट करना है कि हेड आया है, तो दो तरीके से की जा सकती है। सत्य बोला जाए, गिवन की, नहीं 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 नहीं, सत्य नहीं बोला जाए, गिवन हेड आया हो, हेड आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है, इवेंट इवन है, हेड आया हो, ठीक है, गिवन की हेड आया हो और सत्य बोला गया हो, यानी कि रिपोर्ट किया गया हेड आया है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, टेल आ गया हो, टेल आया हो, लेकिन रिपोर्टिंग कर दी जाए टेल आने पर भी कि हेड आया है। तो इवन क्या है, समझिए बात को, इवन है हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, और E2 क्या है बेटा, टेल अपीयर्स। भाई या तो सिक्का उछालने पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आता है, हेड आया है, गिवन हेड आया है और मैंने रिपोर्टिंग कर दी हेड आया है, सॉर्टेड है, तभी हेड आ सकता है, एक तरीके का ये है रिपोर्टिंग करना। दूसरा क्या है, टेल आया है, गिवन टेल आया लेकिन मैंने रिपोर्टिंग क्या कर दी है कि हेड आया, गिवन की टेल आया है और मैंने रिपोर्टिंग कर दी कि हेड आया है, तब भी रिपोर्ट हो जाएगा कि हेड हुआ है, हेड आया हुआ है ना। तो अब समझ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी की हेड आया है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी की हेड आया है और मैंने रिपोर्टिंग करी है हेड आया है, यानी सच बोल रहा हूं मैं, यानी मैं सच बोल रहा हूं, यानी ये सच की प्रोबेबिलिटी है, ये सच की प्रोबेबिलिटी है और ये झूठ की प्रोबेबिलिटी है। तो ये है 4/5। प्रोबेबिलिटी की टेल आया हो E2 1/2, गिवन की टेल आ चुका है और मैं बोल रहा हूं हेड आया है, झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको करने के लिए थोड़ा दिमाग अच्छे लेवल पे चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2 2 जा तो 2/5, ऐसे छोड़ देते हैं इसको, 4/10 प्लस 5/10, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट रिपोर्टेड दैट हेड हैज अपीयर्ड। अब बोला जा रहा है बताओ, ये नहीं पूछ रहा कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रिपोर्टिंग हो जाए उसकी, नहीं नहीं, वो बोल रहा है रिपोर्ट हो गया हेड, ये बताओ कि एक्चुअली हेड आया हो, यानी एक्चुअली हेड आया मतलब सच बोला गया, यानी कि एक्चुअली हेड आया हो, यानी इवेंट इवन अकर कर आया हो, यानी प्रोबेबिलिटी दैट हेड आ चुका है, रिपोर्ट किया गया है कि हेड आया है, और ये बताओ कि वो इवेंट आया हो, हेड एक्चुअली हेड आया हो। तो बस ऐसे लिखते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी की हेड आया हो, प्रोबेबिलिटी हेड आया हो और मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं हेड आया हो, यानी मैं सत्य बोल रहा हूं, यानी 4/5 अपॉन P ऑफ X। इसको सिंप्लीफाई करना भूल गया मैं, सॉरी, क्या कर गया मैं, ये इक्वल टू के बजाय, अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के चक्कर में ना जंप स्पेस कर गया। 4/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 5/10, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2, सॉरी फॉर दैट पार्ट। तो ये हो जाएगा 4/5 डायरेक्ट डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4/5। तो प्रोबेबिलिटी की रिपोर्ट हुआ हेड आया है और एक्चुअली में हेड आया था सिक्के पे, तो 4/5 है, ठीक है। और इसका मतलब 1/5 वो है कि हेड मिल गया है लेकिन वो झूठ वाले बोलने से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। This is the last question of this exercise and obviously this will be finished. 13.3 also, let's complete it. If A and B are two events such that A is a subset of B, तो A B का सबसेट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी B नॉट जीरो है, कोई बात नहीं है, पहले इसको निकालते हैं, P A गिवन B, क्योंकि यही पूछा जा रहा है तीनों ऑप्शन में। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी का सबसेट है तो कॉमन पार्ट तो ए ही है ना, जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ए की है। पहला ऑप्शन तो वहीं धराशायी हो गया, खत्म, क्योंकि भाई वो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। अच्छा फिर बोला है सेकेंड वाले में कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी जो है, एक बात सोचिए, अच्छा पी ए अपॉन पी बी, अब एक बात सोचिए, पी बी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, पर 0 नहीं हो सकती क्योंकि मना है, अरे भाई 0 तो हो ही नहीं सकती, मना है, डिनोमिनेटर में है ना, तो 0 से बड़ी है और लेकिन 1 या 1 से छोटी है।
यानी ये वैल्यू 0 या 1 से छोटी है। एक बात सोचिए, अगर मैं किसी वैल्यू को उसके डेसिमल वाले पार्ट से डिवाइड करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट से डिवाइड करूंगा, तो वो वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी अपने ओरिजिनल वैल्यू से। सही बात है, क्योंकि दुगनी हो जाएगी ना। 0.3 करूंगा तो ऑब्वियसली 3/10 पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ी हो जाएगी। कुल मिला के वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी ओरिजिनल वैल्यू को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूं, तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो पीए से तो बड़ी होगी, छोटी कैसे हो सकती है? तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, ये वाले ऑप्शन में सही है, लेकिन इक्वल हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर पीबी की वैल्यू एग्जैक्टली 1 बन जाए तो ये वैल्यू पीए के बराबर हो जाएगी, जो हो सकता है। यानी कि थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 भी हो सकती थी, तब ये पीए के बराबर हो जाता। और जब वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो टोटल वैल्यू पीए से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पीए से क्या होगी? बड़ी होगी। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंप्लीफाइड वैल्यू है। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पीए। दिस इज द ट्रू स्टेट। ठीक है, समझ गए? This finishes off this whole part, the third exercise. I'm pretty happy. I hope you all are doing the questions and you are actually solving it. ये एक्सरसाइज कठिन थी, थोड़ी सी अलग टाइप की थी, हमने कर ली है। नेक्स्ट वाले में आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ऐसा आना चाहिए, देखेंगे बर्नौली स्टाइल कहाँ पे। Till then, thanks for being on Gen Solve It. We'll see you in the next video. Take care.